नमस्कार, मैं करमवीर सिंह। मेरे साथ आज मौजूद है जाने माने शिक्षाविद, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, कितने अगर हम उपनाम गिनाने लगें, राधेश्याम गोमला जी। और गोमला जी आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, एक विशेष जो खबर है, सूचना है, उसके आधार पर आज हम इनके पास पहुंचे हैं कि इनकी एक पुस्तक आ रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ी अद्भुत जो पुस्तक कहा जा रहा है, जो जानकारी हमें मिली है जिस प्रकार से, तो आज हम क्यों ना गोमला जी से ही बात कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं। गोमला जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जिस प्रकार से खबर मिली है कि आपकी एक पुस्तक आने वाली है, तो पुस्तक के विषय में आज हम अपने दर्शकों को विस्तार से चाहेंगे कि आप खुद बताएं कि किस प्रकार की पुस्तक है, क्या विशेषताएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पुस्तक, क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत सी पुस्तकें लिख चुके हैं, तो ये पुस्तक किस प्रकार से अलग है और पुस्तक का नाम क्या रखा गया? देखिए करमवीर जी, अब तक पुस्तकें मेरी 8 पुस्तकें तो प्रकाशित हो चुकी हैं जी। और 5 पुस्तकें अभी अप्रकाशित और भी हैं, हम्म। जिनमें 8 का प्रकाशन हो चुका है। एक पिछले दिनों 2-3 महीना पहले पुस्तक छपी थी, जो विश्व में एक पहली पुस्तक के रूप में मानी गई थी। साहित्यकारों ने उस पर काफ़ी समीक्षा की, अच्छी तारीफ की, जी जी। जिसका समीक्षात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ये था कि वो पुस्तक विश्व की पहली पुस्तक बन गई चंपू विधा की। चंपू इतिहास। चंपू एक साहित्य में एक शैली है, जी जैसे पद्य शैली होती है, गद्य शैली होती है, इसी तरह चंपू शैली होती है। जी। ये चंपू शैली पहले संस्कृत में लिखी जाती थी। वर्तमान में मैथिली शरण गुप्त जी ने इस पर एक बड़ा शानदार ग्रंथ लिखा, यशोधरा नाम करके। जी। उसके पश्चात साहित्यकारों का कहना है, जो समीक्षा करते हैं, विद्वान समीक्षकों का कहना है कि मैथिली शरण गुप्त जी के पश्चात जो पिछले दिनों मेरी प्रकाशित हुई थी पुस्तक गांव का मेहनत, हम्म। वो विश्व की पहली चंपू शैली में पुस्तक बन गई। पहली इसलिए बनी क्योंकि दुनिया में ना संस्कृत में, ना हिंदी में, ना ही किसी अन्य भाषा में चंपू शैली में आत्मकथा नहीं लिखी गई नहीं है। लिखी। वो आत्मकथा पहली लिखी गई, इसलिए वो प्रथम पुस्तक बन गई। जी। लेकिन मेरा मानना है कि उस पुस्तक से भी बेहतर, हालांकि अपनी संतान लेखक को पुस्तक के संतान के रूप में होती हैं, संतान कोई अच्छी बुरी नहीं होती है। हम्म। मेरी सारी पुस्तकें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन अब तक मैंने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें अब जो मित्र उपनिषद, ये जो 18 तारीख को इसका विमोचन होने जा रहा है, ये अपने आप में अद्भुत पुस्तक है। इसके अद्भुत होने के कई कारण हैं। जी। एक तो इसका नाम ही, शीर्षक ही चर्चा में हो गया। जो प्रकाशक हैं हमारे डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश, मंगलेश जी। जी। तो मंगलेश जी ने, जब मैंने ये मित्र उपनिषद शीर्षक बताया, तो उन्होंने आपकी तरह पहला प्रश्न किया था कि भाई उपनिषद तो 5000 साल हाँ, पहले बहुत पुराना। लिखे जाते थे, आप उपनिषद क्यों कर रहे हैं? हम्म। तो मैंने कहा इसके पीछे एक कारण है। भारत की जो परंपरा रही है वो गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। हमारे मन में अगर कोई प्रश्न खड़े होते हैं तो उन प्रश्नों का निदान गुरु करता है। और मैं भी ये मानता हूं कि गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के माध्यम से किसी प्रश्न का निदान होना सबसे बेहतरीन जरिया है। तो क्यों ना हम हमारी जो पुरातन परंपरा है उस परंपरा के अनुसार ही लेखन शैली भी आगे बढ़ाएं। तो जो उपनिषद शैलियाँ जितनी भी रही है, यद्यपि वो सारे ग्रंथ वेदों में से ही थे, जी। वेदों की शाखाएं ही रही हैं उपनिषद, लेकिन उनको उपनिषद नाम इसलिए दिया गया कि भाई पास बैठकर प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाला पास बैठकर
प्रश्न करते हैं, पास बैठकर ही उसका निदान करते निदान हैं। करते जैसे आपने मेरे से प्रश्न किया जी। और मैं इन प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं, तो ये पास बैठकर ही बात करना उपनिषद शैली में आता है। हुँ, तो मैंने इस कंप्लीट पुस्तक में कुछ वो प्रश्न जो ब्रह्मांड से लेके और वर्तमान तक के, ब्रह्मांड की रचना से लेके और वर्तमान तक के जितने भी प्रश्न खड़े होते हैं, हुँ, जिनमें मेरे मन में भी प्रश्न उठते हैं, आपके मन में भी उठते होंगे, उन प्रश्नों का निदान मैंने प्रश्न और उत्तर की शैली में लिखा है। संवादात्मक शैली जिसको संवादात्मक कहते शैली। हैं। जी, तो ये प्रश्नोत्तर संवादात्मक शैली एक शिष्य और गुरु के बीच है। शिष्य उनसे प्रश्न करता है अपने गुरु से, जो मैंने इसमें जो पात्र के रूप में गुरु और शिष्य लिखे हैं, तय किए हैं, जी, उनमें शिष्य प्रश्न करता है और गुरु उनके उत्तर देता है। उत्तर देता है। जी, विषय इसमें वो सभी रखे हैं जो विज्ञान से संबंधित हैं, जो अध्यात्म से संबंधित हैं, जो इतिहास से संबंधित हैं, जो समाज से संबंधित हैं और जो वर्तमान की परंपराएं, संस्कृतियां हैं, जी, उनसे संबंधित है। स्वाभाविक तौर से मनुष्य के मन में प्रश्न उठते हैं, ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, फिर ये आदमी कैसे हुआ। तो इन सब के निदान के लिए मैंने गहन अध्ययन किया। और ये बात अलग है कि इस रूप में आपसे मेरी पहली रूबरू मुलाकात हो रही है, यद्यपि दूसरे रूपों में जी, बिल्कुल। हमारी हाँ, मुलाकातें हो मुलाकातें रही है, काफ़ी होती रहती हैं। लेकिन मेरा ये जिज्ञासु मन रहा है शुरू से ही। लगभग 30 साल हो गए मुझे कुछ विषयों पर अध्ययन करते हुए। एक विषय तो अब आज भी अध्ययनरत है, जो अगली मेरी पुस्तक आएगी उसमें उसका निदान है, जो मैं 35 वर्षों से जिस पर शोध कर रहा हूँ। हुँ, ये पुस्तक उस पुस्तक का पहला अंग है, यानी अच्छा। 2 हिस्से हैं। पहला अब जो पुस्तक आने जा रही है वो हाँ, है। उन दोनों हिस्सों का कंप्लीट पुस्तक को 2 हिस्सों में किया गया है। दूसरा हिस्सा उससे रिलेटेड है जो पिछले 35 सालों से मेरे शोध का विषय रहा है। और वहां तक पहुंचने के लिए ये जो आधारभूत एक तरह से ढांचा बेस कहिए, बेस इसका जो है ये। हाँ ढांचा कहिएगा, कि दूसरे भाग तक पहुंचने के लिए उससे पूर्व में जो जो प्रश्न खड़े होते हैं, उन सारे प्रश्नों को क्रमवार लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने ही सब कुछ मेरा तरफ से किया है। जी, ये सारी बातें विज्ञान में है, मैंने मेरी जो पुस्तक में है, ये सारी बातें हमारी आध्यात्मिक ग्रंथों में है। इसमें विषय में जो संबंधित बातें हैं वो इतिहास से संबंधित नहीं है, जी, वो इतिहास में दर्ज है। हाँ, जो मैं इस पुस्तक के माध्यम से बात कहना चाहता हूं, उसको पुरातत्व विभाग खोज खोज के जाहिर कर रहा है। लेकिन दिक्कत एक थी कि भाई पहले एक विभाग को लेके एक व्यक्ति या एक संस्था या एक देश या एक वर्ग हुँ, अपना अपना दावा करते रहते हैं कि भाई ये बात हमारी सही है, दूसरों की गलत है। जी, तो मैंने इसका जब अध्ययन किया, क्योंकि मेरे मन में भी प्रश्न उठते थे, आज भी उठते हैं, आपके मन में भी प्रश्न उठते होंगे कि भाई हमारे जो पुरातन विचारधारा है, पुरातन ग्रंथों की बात अगर करें तो ऋग्वेद सबसे पुरातन ग्रंथ है। प्राचीन। यद्यपि उसके समकक्ष एक अवेस्ता नामक ग्रंथ को माना जाता है, जो मिस्र में हुँ, अवस्थाई भाषा में लिखा, वैसे उसको जैन अवस्था बोलते हैं। भारत में, या जिसको उस वक्त आर्यवर्त कहते थे, आर्यवर्त में ऋग्वेद प्रथम पुस्तक मानी जाती है, तो सुमेरियन सभ्यता में जैन अवस्था को प्रथम पुस्तक माना जाता है। अब मेरे मन में प्रश्न हमेशा उठते रहे कि भाई इनमें कौन सी चीज प्रथम है, प्रथम। क्योंकि सब अपना अपना दावा करते हैं। और दावों का निदान कैसे हो? दावों का निदान होता है प्रमाण से। भाई कर्मवीर मेरे पास बैठा है, इसका
प्रमाण है कि ये शरीर, ये ढांचा मेरे सामने है। हम्म, अब मैं कहूं कि कर्मवीर मेरे पास है और अगला कह दे, फोनिकली अगर हम बात करें कि कर्मवीर मेरे पास है, अगला कह दे क्या दावा, तो या तो कर्मवीर की आवाज सुनानी पड़ेगी या कर्मवीर को दिखाना पड़ेगा। जी, प्रमाण सबसे बड़ा जवाब होता है। तो मैंने इन बातों का प्रमाण ढूंढने का प्रयास किया और प्रमाण जब देखा तो पाया कि भाई इसमें तो बड़ी रोचक और तथ्यपूर्ण बातें हैं। तो ये जैसे सुमेरियन सभ्यता पहले हुई या वैदिक सभ्यता पहले हुई, इसका जिक्र इस पुस्तक में है। इसका प्रमाण के साथ व्याख्या की गई है कि कब ऋग्वेद लिखा गया, कब अवेस्ता लिखी गई। अच्छा, अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है या क्या असमानता है, जो इस बात का प्रमाण करती है। उसमें पात्र, ऋग्वेद का पात्र क्या अवेस्ता में प्रयुक्त हुआ है? क्या वहां मिस्र में जो सुमेरियन सभ्यता पनपी, क्या कोई ऐसा पात्र था जो ऋग्वेद में भी जिक्र है उसका और उसमें भी जिक्र है? क्या हमारी भाषाई समानताएं रही हैं? तो ये कुछ बातें हैं, चाहे जैसे प्रमाण के लिए लिपि है, भाषा है, उच्चारण है और संस्कृतियां हैं, ये प्रमाण के रूप में होती हैं। तो इस पुस्तक में इस चीज की व्याख्या है। इससे आगे चल के एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई सृष्टि की संरचना कैसे हुई। तो सृष्टि की संरचना कुछ लोग किसी दृष्टिकोण से लेते हैं, कुछ लोग किसी दृष्टिकोण से लेते हैं, लेकिन मैं वैज्ञानिक बातों को प्राथमिकता देता हूं। विज्ञान जो कहता है वो तथ्यपरक बात होती है जी, और हम कई बार जो कथाएं कहते हैं वो कई बार अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं या भावनाओं को बढ़ा चढ़ा के, या अपने से संबंधित कोई बात है तो उसको बढ़ा चढ़ा के जी, कहते हैं। मैं विज्ञानवादी व्यक्ति हूं लेकिन आस्तिक भी हूं। मेरी धार्मिक आस्था बहुत गहरी है जी, लेकिन मेरी धार्मिक आस्था तथ्यों पर है। जो चीज तथ्य है, देखिए तथ्य और सत्य में थोड़ा सा अंतर होता है। सत्य तथ्य से बढ़कर है, लेकिन जो भौतिक जीवन है उस भौतिक जीवन में मनुष्य तथ्यों पर जो चलता है उसे वैज्ञानिक के तौर पे देखा जाता है। तथ्य कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत बिग बैंग से हुई। विज्ञान कहता है इस बात को कि सृष्टि की शुरुआत बिग बैंग से हुई। तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि भाई हम भी ये बात कहते हैं तो हमारे पास इसके प्रमाण क्या है? क्या हमारे वेदों में इस बात की, क्योंकि ऋग्वेद ही प्रथम पुस्तक है तो उसमें इस बात का कोई ना कहीं कोई जिक्र है क्या? मैं कहता हूं ऋग्वेद तो बिग बैंग से भी पहले की घटनाओं का भी जिक्र करता है। अच्छा, ये उसमें प्रमाण के साथ मैंने संबंधित मंडल, संबंधित सूक्त और संबंधित ऋचा मंत्र उसके साथ बाकायदा इस पुस्तक में उल्लेख मैंने बताया है कि विज्ञान हमारी संतुष्टि करता है, लेकिन ऋग्वेदिक प्रमाण इस बात के लिए हमारी आस्था को पुष्ट करता है। विज्ञान सही है लेकिन ऋग्वेद भी सही है, क्योंकि विज्ञान आज की जो बिग बैंग थ्योरी है, ये बिग बैंग थ्योरी तब कुछ सैकड़ों सालों से ये सामने आ रही है। वो 9772 साल पहले ये बात लिख दी गई थी। तो वो क्या थी, उस चीज का जिक्र इसमें पुस्तक में है। इसके बाद हम आते हैं पृथ्वी की संरचना कैसे हुई। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो लगाव है जिसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार कब हुआ? हम किसी से भी स्कूल में पूछते हैं तो वो जवाब देते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की नियम जो है वहीं से चलता, वो प्रस्तुत किया। लेकिन आप जब अतीत में जाएंगे तो अकेले ऋग्वेद ही नहीं, इसके बारे में ऋग्वेद भी बोलता है, इसके बारे में यजुर्वेद भी बोलता है, और इसके बाद बारे में वरामिहिर ने भी सूर्य सिद्धांत में इस बात की चर्चा की है। इससे पहले और जो हमारे पुरातन ग्रंथ हैं
उनमें भी ये उनमें भी इस बात की चर्चा चर्चा है कि भी पृथ्वी सूर्य के द्वारा एक विशेष शक्ति के द्वारा बांधी गई है। हम्म बांधी गई है, ये अपनी भाषा है। हम्म, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ये वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा है। सूर्य ने एक शक्ति के द्वारा पृथ्वी को अपने साथ जोड़े रखा है, बांधे रखा है। तो ये अपनी एक भाषा में कहा गया, तो बात तो वही है। एक शक्ति, अदृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति अदृश्य है। हाँ, उसको इसका नाम जो है हाँ, गुरुत्वाकर्षण दिया है न्यूटन के द्वारा। उसमें हमारे पुरातन ग्रंथों में बड़े अच्छे अच्छे नाम दिए गए हैं। ये हमारी संस्कृत की भाषा के रूप में वो नाम दिए गए हैं। इन बात का उल्लेख इस पुस्तक में है जी। इसके बाद हम आते हैं कि भाई जो ग्रह बने इसमें जल तत्व महत्वपूर्ण हुआ। जल तत्व के बाद जीव की उत्पत्ति हुई। तो जीव की उत्पत्ति विज्ञान जो कहता है उसके बारे में हमारी ग्रंथ, पुरातन ग्रंथ भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, पुरातन ग्रंथ भी जीव की उत्पत्ति की शुरुआत तत्वों के रूप में लेते हैं। मैंने जब ये अध्ययन किया तो पाया कि यार कमाल की सामंजस्यता है। हम जो वैज्ञानिक, देखिए विज्ञान ने अध्यात्म से कई गुना, सैकड़ों गुना मनुष्य को दिया है और दे रहा है, देता भी रहेगा। लेकिन हम इसको ये समझें कि वो जो काल था, ईसवी सन की शुरुआत समझिए, हम वर्तमान विज्ञान को स्टार्टिंग तो आप गैलीलियो से मानिए, इससे पहले तो बहुत कुछ हो चुका था। इससे पहले हमने गिनती की शुरुआत कर ली थी। गिनती की शुरुआत के तो क्रम अगर हम देखें तो तात्कालिक जो विद्वान थे, ऋषि, 1 दर्जन के करीब हैं। जो वर्तमान युग चला ईस्वी का, उससे पहले 1 दर्जन के करीब ऋषि महात्मा हुए जिन्होंने गणित के बारे में बता दिया था। अच्छा। ऋग्वेद में ज्योमिति की शुरुआत होती है। ऋग्वेद में 9 तक के अंक का जिक्र है। तो संख्या की शुरुआत कहाँ से हुई? जब 9 तक के अंक की गिनती हो गई है तो इसका मतलब संख्या का आविष्कार तो हो गया, आविष्कार हो चुका है। बिल्कुल। जब ज्योमिति की चर्चा की गई है कि जिसमें बताया गया है कि ये चीज, इसका कोण यूं आएगा, इसका कोण यूं आएगा, इसका ये आधार है, ये लंब है, तो ज्योमिति का ज्योमिति भी, हाँ बिल्कुल। अगर आपको कोई चीज पहले कह दे तो ये सारी बातें इस पुस्तक में क्रमवार लिखी है और प्रमाण के साथ लिखी है। हम इतिहास में जब स्कूलों में पढ़ते हैं तो तारतम्य नहीं है क्रमों विषय का, तो उस विषय को जब हम क्रमवार लेते हैं तो वो बात सामने आती है और उसकी सार्थकता भी होती है। क्योंकि अगर क्रम नहीं जोड़ा जाएगा तो फिर विषय समझ में नहीं आएगा। मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूं। हम हर साल लिखते हैं ईसवी सन इतनी, फिर उसके साथ लगते हैं विक्रमी संवत इतना, फिर उसके साथ एक और लिखते हैं सालीवाहन शक संवत। इन 3 चीजों का जिक्र तो अक्सर हमारे कैलेंडर में होता है। तो जब हमारे कैलेंडर में इन बातों का जिक्र है, जो ये बता रहा है कि इतनी अंक के साथ, वो संख्या के साथ बताया जाता है, तो उतनी संख्या पे जाके हम टिकते हैं तो आपको पता चलता है कि उस सन में, उस साल में, उस वर्ष में फला नामक व्यक्ति हुआ। वो चीजें, जो घटनाएं जो हुई हैं उनके बारे में, घटनाएं और व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, उसका जिक्र सामने आता है जी। बाकी बातें तो जो क्रम से बताई, जैसे मनुष्य कैसे पैदा हुआ, इसमें विज्ञान ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। यद्यपि जो पुरातन ग्रंथ है उनमें इस मामले में पिछड़े हैं। इस मामले में अधिक काल्पनिक बातें ज्यादा चर्चा में हुई, लेकिन विज्ञान ने इसमें बड़े अच्छे से क्रमवार उसका विश्लेषण किया है कि भाई कवक से शुरू होके फिर डायनासोर तक जैव क्रमिक विकास हुआ। उसके बाद डायनासोरों को ये समाप्ति होगी, ग्रह के टकराने के बाद डायनासोर पूरी तरह समाप्त हो गए।
फिर बंदर से बोनोबो तक, चैंपांजी आदि। और बोनोबो एक एक प्रकार का आदि मानव और बंदर के बीच का जीव होता है। जीव। उसके सॉरी, उसके पश्चात आदि मानव के रूप में आर्डिपिथेकस से शुरुआत मानते हैं। आर्डिपिथेकस, मैं उसको आदि मानव के रूप में लेता हूँ। आरडी एक छोटे रूप में आरडी भी बोलते हैं। वहां से शुरू होके होमोसैपियंस तक आई। इसकी दो प्रणालियां हुई, एक तो होमिनिड और एक होमिनिन। बंदर से मानव तक ये क्रम होमिनिड के रूप में, और होमिनिड से होमिनिन तक होमोसैपियंस के रूप में ये मानव का। फिर होमोसैपियंस के पश्चात मानव धीरे धीरे समझने लगा, सभ्यता का विकास सभ्यता तक पहुंचा। तो इस बात में, इस पुस्तक में सारी चीजें क्रमवार प्रश्न के उत्तर के रूप में। और एक पुस्तक की एक विशेषता और भी है कि ये पुस्तक भी चंपू शैली में लिखी गई है। अच्छा, ये भी चंपू शैली में ये भी चंपू शैली में लिखी गई है कि आप कोई प्रश्न करते हैं और उसके निदान के लिए जवाब दिया जाता है, जवाब के साथ साथ कवितामयी भी और गद्य के रूप, गद्यात्मक रूप में भी, यानी पाठक की रोचकता भी बने, विषय की भी जानकारी हो और प्रमाणों की भी जानकारी हो। अच्छा, अब सवाल ये उठता है गोमला जी कि जिस प्रकार आपने बहुत सी चीजें आपने कहा विज्ञान से संबंधित है, आपने जो है खगोल से संबंधित भी बताया, इसको जो है परंपराओं से, और जो है अपनी जो पूरी सभ्यता है उसके, यानी कि हिस्ट्री की भी बातें हैं इसके अंदर, ज्योग्राफी की भी अगर बातें, सारी चीजें, सब विषयों को एक। अब सवाल आता है कि जो आपने जो उत्तर दिए हैं उनकी सत्यता को लेकर कि वो कितने सटीक हैं, वो कितने कि भाई एक आम जो पाठक है उनको पढ़े तो उसको उन चीज़ों पे भरोसा हो कि जो यहाँ जो बताया गया है, जो कोई भी सवाल मन में आता है कि भाई मनुष्य का विकास कैसे हुआ, आपने उसका जो उत्तर दिया है उसकी सत्यता को कैसे वो जी, करे, आपने कैसे जांचा उस चीज को? देखिए, किसी भी चीज के प्रमाण के लिए, किसी भी चीज की सत्यता के लिए जब हम उसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तो विषय से संबंधित प्रमाण या उससे संबंधित यंत्र, जी। जिसे आप भाई ये कह सकते हैं कि ये मशीन कहती है। मशीन तो झूठ नहीं बोलेगी। जैसे हमें अतीत के काल की कोई घटना का पता चलता है कि भाई खगोलीय घटना का पता करो, उस वक्त जैसे विद्वान लोग कहते हैं कि भाई फला व्यक्ति के जन्म के समय ब्रह्मांड में फला फला जगह पर ग्रह निश्चित थे। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में दे देता हूँ कि भगवान रामचंद्र के जन्म के समय के गणना रामायण में, वाल्मीकि रामायण में की गई है। भगवान कृष्ण के जन्म की चर्चा व्यास ने महाभारत में की। अब इनके प्रमाण क्या कि ये जन्म उनके हुए कि नहीं हुए? तो इसके लिए एक मशीन है जिसको प्लेटेनेरियम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वो प्लेटेनेरियम भारत ने नहीं बनाया है, वो प्लेटेनेरियम सॉफ्टवेयर यूरोप की आविष्कार है। उस प्लेटेनेरियम सॉफ्टवेयर ने जानकारी दी कि जो राम के बारे में वाल्मीकि ने कहा है और उस वक्त जो ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र थे वो अक्सर से सत्य थे। उसी स्थिति में फला सूर्य है, उसी स्थिति में चंद्रमा है, उसी स्थिति में, यानी ये डेट के साथ मैंने उस पुस्तक में लिखा है। डेट और कुंडली कैसे बनती है, किस प्रकार, किस किस स्थिति में है, कितने अक्षांश पर है, ये चर्चा उस पुस्तक में है। प्लेटेनेरियम से श्री कृष्ण का भी पता चला। प्लेटेनेरियम से अब जैसे हमारी 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति का जो शुरुआत काल है उससे पहले भीष्म सरसिया पर सोए हुए थे, महाभारत में उल्लेख है। तो उस लिहाज से महाभारत की घटना का जिक्र भी आता है। ये प्रमाण है, और प्रमाण ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रमाण मशीन बताती है। इसके पश्चात हम आते हैं लिपि की बात करेंगे।
यहाँ में एक जो चर्चा पुस्तक में तो है ही है, मैं पहले और भी चर्चा आपके प्रश्न के जवाब में कह देता हूँ कि सिंधु सारस्वत लिपि, मेरा मानना है, मैंने जो अध्ययन किया है, हालांकि मेरी तरफ से नहीं है ये, अध्ययन में जो प्रमाण में जो पुस्तकों में, इसके लिए मैंने करीब 100 से अधिक पुस्तकें पढ़ी और शोध पत्र पढ़े, जो संबंधित विषय पर शोध किए गए हैं वो शोध पत्र पढ़े, गजेटियर्स पढ़े, और इसके अतिरिक्त जो जनरल में लेख आते हैं शोध करने के, जो लेख शोध करता है वो उससे पहले एक लेख 7-8 पेज का छापता है, तो उनमें बहुत सी बातें सार लिखता है वो। तो बहुत से जनरल लेख मैंने पढ़े और मैंने गूगल का बहुत सहारा लिया। जब ये सारी बातें प्रमाण के रूप में सत्य हो गई तो सबसे तसल्ली हो गई, तब मैंने उसको पुस्तक में जवाब के रूप में लिखा, ताकि प्रयास ये रहे कि भाई पाठक है उसको एक ही जगह पे सारी चीजों का निचोड़ मिल जाए। तो जैसे हम बता रहे थे कि आपको कि लिपि की बात करते हैं तो सिंधु सारस्वत लिपि, पुरातत्व विभाग जो भारत का है, पहले पुरातत्व विभाग इतना सक्रिय नहीं था, पिछले 40-50 साल से पुरातत्व विभाग की सक्रियता बढ़ी है, अब और भी ज़्यादा सक्रियता होगी। बहुत जगह अब खुदाई चल रही है, खुदाई में प्रमाण निकल रहे हैं और वो प्रमाण बताते हैं। अब जैसे उदाहरण के साथ मैं बता रहा था आपको, एक जगह है राखी गढ़ी और एक जगह है कालीबंगा और एक जगह है लोथल। ये 3 जगह हैं, तीनों जगह आपको प्राचीन लिपि मिलेगी और वो प्राचीन लिपि जिसका अभी तक पाठन नहीं हो पाया, जिसका अर्थ नहीं हो पाया। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 1-2 चीजें आपके पास हैं कि भाई एक का तो सरलार्थ आप कर लेते हैं और दूसरी का सरलार्थ आपसे हो नहीं पाता है, और ये कहें कि भाई ये जो हमारा सरलार्थ करने की लिपि है ये सबसे पुरानी है, प्राचीन है। तो आप ये समझिए कि आपका जो अर्थ निकाल लिया गया है वो तो आपने प्राचीन कह दिया, जो अर्थ नहीं निकला वो आपसे प्राचीन, वो तो उससे भी प्राचीन हो गई। बिल्कुल। तो ये एक द्वार है, द्वार पर 10 अक्षर लिखे हैं और वो स्वागत द्वार के रूप में जो बताता है कि भाई यहाँ कुछ लिखा है और कुछ कह रहा है, चाहे स्वागतम के लिए कह रहा हो चाहे किसी और विषय के प्रकार, तो लेकिन इस पर लिखा है कुछ। अब वो लिपि हमसे पढ़ी नहीं गई है, मशीन के द्वारा नहीं पढ़ी गई है, कंप्यूटर के द्वारा नहीं पढ़ी गई, तो इसका अर्थ है कि भाई हमारा जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, हमारी मशीन का जो ये तो बाद यंत्र है, ये बाद की, इनके पास उस सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई ऐसी तकनीक डाली ही नहीं जा सकती जो इनको रीड कर सके, इनके को डिकोड कर सके। बिल्कुल। तो आप इस पुस्तक में प्रमाण के साथ हमने लिखा है कि भाई इन जगहों पर ये लिपियां आज भी रखी हुई है, संग्रहालय में रखी हुई है, तो जाहिर है कि लिपि तो प्राचीन है जी। और इसके बाद रेडियोमेट्रिक और कार्बन डेटिंग के द्वारा उस जगह की जब खुदाई करके पता चला, तो पता चलता है कि भाई ये जगह 8000 साल पुरानी है, ये जगह 9500 साल पुरानी है। तो 9500 साल पुरानी हमारी कोई जगह धरोहर के रूप में आज भी मौजूद है। तो जाहिर है जैसे मकान बने हैं जी, ईंटों से मकान बने हैं, तो स्वाभाविक है उस वक्त की सभ्यता आज की सभ्यता के समकक्ष तो थी जो ईंटों से मकान बनाए थे, ईंटों से बन रहे थे। अब ये बात अलग है कि वो ज्यादा भी हो सकती है, समकक्ष भी हो सकती है, तो चाहे ज्यादा ना सही, समकक्ष भी अगर है तो भी 9500 साल पहले तो हम थे जी, धरती पे थे, धरती बोल रही है, प्रमाण बोल रहा है। तो वो जो पुरातात्विक कार्बन डेटिंग, रेडियोमेट्रिक डेटिंग का जो हवाला है वो इस पुस्तक में बाकायदा लिखा गया है। भाई लोग कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति
हाँ, इसको लेकर भी बड़ी बड़ी चर्चा चर्चा रहती है। रहती और है। हड़प्पा हड़प्पा का नाम हड़प्पा जगह से हुआ, मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा। और इसी के समकक्ष ही सुमेरियन सभ्यता की जिक्र आता है। मिस्र के अंदर है। मिस्र की सुमेरियन सभ्यता का जिक्र जी। आता है कि भाई मोहनजोदड़ो और सुमेरियन सभ्यता लगभग समकक्ष थी। समकालीन से ही उनकी जो है हमारी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हड़प्पा से पहले तो लगभग 150 जगह तो ऐसी है जो उससे हजारों साल पहले की है। अच्छा। ये तो भारत में अब खोजी जा चुकी है। पाकिस्तान और भारत दोनों, यानी पाकिस्तान के सिंध के साथ लगता हुआ क्षेत्र और भारत का सरस्वती के साथ लगता हुआ क्षेत्र, जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा जो पहले बड़ा एक हाँ, पंजाब के रूप में पंजाब का था, ही पार्ट था ये। और हिमाचल प्रदेश, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वेद लिखे गए, ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद में इस क्षेत्र के संबंधित उस वक्त के जो राजा थे, उन 10 राजाओं का जिक्र है जिनके बीच युद्ध हुआ। जो इस क्षेत्र में, जो मैंने बताया, इस क्षेत्र में रहते थे, इनके व्यापारी के संबंधों का जिक्र आता है। बिल्कुल। तो स्वाभाविक है कि ये जो हमारे स्थान रहे हैं, ये प्रश्न तो खड़ा करते ही हैं कि भाई प्राचीन है या बाद के हैं। बाद के इन सब का जिक्र इसमें पुस्तक में है। इसके पश्चात इतिहास में जो प्राप्त राजा है, जिसका इतिहास में जिक्र है पहला, ईस्वी से कितने साल पहले फला राजा हुआ, उससे लेकर और ईसा मसीह की भारत यात्रा तक। ईसा मसीह ने भारत में यात्रा की थी। अच्छा। हाँ जी। उस वक्त मगध प्रभाव में था, मगध और उज्जैन। मगध और उज्जैन तो शुरू से ही प्रभावशाली साम्राज्य रहे हैं। जो इतिहास प्राप्त है, उस इतिहास की क्रमवार सन सहित और उसकी वर्ष का जिक्र करते हुए राजा का नाम, सम्राट का नाम और उस सन का नाम, इन सब का जिक्र इन पुस्तक में है। तो आपकी पुस्तक में जैसे आपने कहा कि पहला राजा, तो कौन था पहला राजा? सर ये आप 18 तारीख को आइए ना, उस दिन पुस्तक में सारी चीजें हैं। अच्छा। उसके उस राजा के बाप का भी नाम है, उस राजा के दादा का भी नाम है, लेकिन रिकॉर्ड में जो हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है, वो सन के साथ उस राजा का नाम है। उसका पुरातन इतिहास भी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो सिंधु सारस्वत सभ्यता है, इस सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर भारत ही, दक्षिण भी उस वक्त, दक्षिण 30,000 साल से, मध्य प्रदेश में 30,000 साल पुरानी प्रमाण मिला है। अच्छा। और एक कुमारी कंदम नाम करके द्वीप होता था। कुमारी कंदम है वर्तमान में जिसे क्या विज्ञान क्या कहता है, ये उस पुस्तक में आप पढ़ेंगे। तमिलनाडु के प्रमाण मिले हैं। एक का तो मैं जिक्र कर देता हूँ, महर्षि अगस्त्य का तो आपने नाम खूब सुना होगा। महर्षि अगस्त्य दक्षिण क्षेत्र के बहुत बड़े महर्षि हुए और ये वैदिक काल में बहुत प्रभावशाली ऋषि थे। प्रमाण निकल रहे हैं, धरती प्रमाण निकाल रही है। और ऐसा नहीं कि केवल भारत, ये प्रमाण चीन में भी मिल रहे हैं, ये प्रमाण दुनिया के दूसरे देशों में, एक्सेप्ट बर्फीले जो प्रदेश है ना, उनको, जो जिनमें आज भी बर्फीले प्रदेश है, उनके अतिरिक्त दुनिया भर में बहुत देशों में प्रमाण मिल रहे हैं। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? क्या भारत पृथ्वी जब बनी तब से ही भारत है या कहीं और से आया था ये? असल में भारत इसी जगह का हिस्सा नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, लाखों साल पहले ये किसी जमीन के किसी और टुकड़े से जुड़ा हुआ था। करोड़ों साल पहले हिमालय नहीं होता था जी। क्या आपको पता है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र में जो पर्वतमाला है, ये विश्व की सबसे पहली पर्वतमाला है। तो इन सब बातों का जिक्र इस पुस्तक में है
मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इनमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ इन सब विषयों को उठा उठा के एक माला में एक माला के रूप में पिरो माला करके। में पिराया है। हाँ, शैली मेरी है और अध्ययन का प्रयास मेरा है। विषय वैज्ञानिक है। विज्ञान का मानव जाति पर बहुत बड़ा उपकार है। अध्यात्म ने जितना दिया उससे कई गुना विज्ञान ने दिया है। और हम खुश नसीब हैं कि हम इस जीवन में हमारा जन्म हुआ है जिसमें विज्ञान चरम पर जा रहा है जी। लेकिन हमारी ये भी खुश नसीबी है कि इस विज्ञान को पैदा करने वाला जो असली विज्ञान था, आध्यात्मिक विज्ञान, वो भी इस धरती में था। यहाँ ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिनकी कल्पना अगर आप करें तो आप पता चलेगा जिनके पास संसाधन भी नहीं थे। आज तो सारी चीजें हैं। आप अंदाजा लगा ली, गैलीलियो के पास साधन था, लेकिन उस आदमी की बारे में आप चर्चा करें जिनके पास कोई दूरबीन भी नहीं थी और जिसने यहाँ से बैठे बैठे बता दिया था कि सूर्य यहाँ से इतनी दूरी पर है। जिसने यहाँ बैठे बैठे बता दिया था कि मैं इतने अक्षांश पर हूं, और जिसने ये पहले बता दिया था कि दशमलव क्या है जी, जीरो क्या है। नहीं, दशमलव का खोज भी भारत में बहुत पहले हो गई थी। ये सारी चीजें आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे। आप 18 तारीख को साथियों के साथ आमंत्रित हैं, आइए। और तो अंत में हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से बहुत सी पुस्तकें और आज जो अभी जो चर्चा की हमने इस पुस्तक को लेकर के, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज पुस्तक को खास करके लेकर के, जो अक्सर जिज्ञासु जो लोग हैं जिनके मन में बड़े सवाल होते हैं, सभ्यता को लेकर के, हिस्ट्री को लेकर के बड़े सवाल होते हैं, कि खासकर जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको लेकर बड़े सवाल होते हैं कि भाई रामायण है, महाभारत है, क्या ये घटनाएं हुई या किसी की काल्पनिक रचनाएं, इसको लेकर भी बड़े सवाल होते हैं। देखिए, तो इनके जवाब मिलेंगे? मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरी जो पुस्तक है, ये पुस्तक हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी पुस्तक है जी, क्योंकि मुझे तो इससे कोई सिर्फ शाबाशी मिलने वाली है। ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं जी, क्योंकि इसका जो प्रकाशन है, ये जितनी भी पुस्तकें हमने प्रकाशित करवाई हैं, वो सारी पुस्तकें हम निःशुल्क भेंट कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। ये भी एक अच्छा पहल आपके प्रकाशक जो हैं उनकी तरफ से। इसलिए प्रकाशक ने तो अपना कर दिया। प्रकाशक का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, वो उस दिन मैं बताऊंगा। लेकिन उसमें एक साथी का योगदान है जिसने इस पुस्तक के प्रकाशन करने में सारा खर्चा वहन किया। अच्छा। तो वो कंप्लीट जो बातें हैं वो सारी की सारी हम चाहते हैं कि भाई विद्यार्थी भी पढ़े इसको, वो हर व्यक्ति भी पढ़े जो ये जानना चाहता है कि भाई मैं क्या हूं, हमारे जिस ब्रह्मांड में है, ये ब्रह्मांड की स्थिति क्या है। ईश्वर तक पहुंचने की किसी की सामर्थ्य नहीं है, ना मेरी कभी हो सकती है इस जन्म में से, तो संभव नहीं है। ऋषि मुनि भी नहीं रहे, ईश्वर की बात तो छोड़िए, लेकिन ईश्वर के अतिरिक्त बाकी चीजें विज्ञान ने खोज ली हैं। तो कम से कम जो विज्ञान और हमारा अध्यात्म जो प्रमाण की बात है, तथ्य और सत्य की बातें जो है, वो तो हर व्यक्ति को जाननी चाहिए। विद्यार्थी को भी जाननी चाहिए, अध्यापक को जाननी चाहिए, हर जिज्ञासु व्यक्ति को भी जाननी, प्रचार करने वाले व्यक्ति को भी जाननी चाहिए। वो व्यक्ति जो हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों के बीच बैठ के व्याख्यान करते हैं, उन्हें भी तथ्य और सत्य का पता रहना चाहिए। नहीं तो अगला कोई प्रश्न खड़ा करे तो उसके सामने जवाब देने की भी सामर्थ्य उसमें हो। तो हमारे पास सारी चीजें हैं। विज्ञान हर चीज का जवाब दे रहा है, अध्यात्म के पास हर तथ्य का, हर प्रमाण के साथ जिसका जवाब है। तो ये पुस्तक मैं तो ये निवेदन करूंगा कि जो भी आपके पाठक हैं, कम से कम वो 18 तारीख को पहुंचे। देखो भाई, भाड़ा किराया तो 18 लगेगा। पुस्तक आपको मुफ्त मिलेगी, और कोई भी पुस्तक से संबंधित प्रश्न, क्योंकि उस वक्त एक सेशन प्रश्न का भी रखेंगे हम, पहले पुस्तक देंगे ताकि आप उसमें से जो जरूरी चीजें आप देख सकते हैं। प्रश्न अगर कोई हो आपका
तो अलबत्ता तो पुस्तक ही उसका समाधान कर देगी। फिर भी अगर कोई बात नहीं रह पाई है तो जितना मुझे जानकारी है मैं बताऊंगा। मैंने भी ये सब किताबों से, शोध पत्रों से, शोध लेखों से, जनरल लेखों से और गूगल से सर्च कर करके पढ़ा। ये बात अलग है कि मेरे अध्ययन का समय ये रहा 8-10 साल, मैंने इस पर शोध करके पढ़ा है और उसको मैंने पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया। जी। तो बिल्कुल देखिए, गुमला जी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है 18 जनवरी को उसका विमोचन होने जा रहा है सिंघानिया सिंघानिया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के हाँ, अंदर है। एक आभार मैं सिंघानिया यूनिवर्सिटी का करना चाहूंगा, जी। क्योंकि अगर ज्ञान की चीज किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में अगर प्रसारित की जाए, चर्चा की जाती है तो उसका असर पड़ता है। बिल्कुल। तो सिंघानिया विश्वविद्यालय के जो नवनियुक्त अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज कुमार जी, रिटायर्ड IAS हैं, उनका कहना था कि भाई इस पुस्तक का विमोचन सिंघानिया विश्वविद्यालय में होना चाहिए। हम चाहते हैं कि भी जितने भी लोग हैं इस विषय में जाने। तो एक अच्छी पहल शुरू की है उन्होंने, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा और उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। आप 18 को आइए सिंघानिया यूनिवर्सिटी में, और मैं इतना यकीन दिलाता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे, खुश होंगे। जी। तो बिल्कुल, जिस प्रकार से जो बातें इन्होंने की, जिस प्रकार से गुमला जी ने बताया कि पूरे जो है अलग-अलग विषयों को लेकर के उनको एक माला के रूप में पिरो करके ये पुस्तक जो है तैयार की गई है। बहरहाल पुस्तक 18 जनवरी को जब इसका विमोचन होगा उस समय हम भी देखेंगे कि किस प्रकार की पुस्तक है। जो ये दावे कर रहे हैं जिस प्रकार से उनको लेकर के भाई जो सभी चीज़ों के प्रमाण जो दिए गए हैं, तो वो आप देखते हैं उसके अंदर, और कितनी रोचक पुस्तक जिस प्रकार से बता रहे हैं ये अपने आप में बड़ी अद्भुत और रोचक पुस्तक लग रही है। तो 18 जनवरी को हम देखते हैं और उस पुस्तक के विमोचन के बाद एक बार फिर से उससे संबंधित जो और सवाल होंगे हमारे मन में उनको लेकर के हम गुमला जी से फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए जो समय निकाला और जो आपने हमारे दर्शकों के साथ जो जानकारियां साझा की उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को चुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, और दर्शकों का आपके दर्शकों को पुनः प्रणाम। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। हम आपको अपने आसपास देश प्रदेश की तमाम जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। नमस्कार।